नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशल टीवी पर स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम, स्पेशल हेल्थ टॉक, ईद उल अज़हा और होम्योपैथी। आज ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौका पर हम बात करेंगे कि ईद उल अज़हा में पर जो ज़्यादा गोश्त खाया जाता है इसके नुकसानात और होम्योपैथिक अद्वियात से शाफी इलाज। आज मेरे पैनल में मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल CUH पाकिस्तान। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर बिलाल संधू साहब, जो रहनुमा हैं CUH पाकिस्तान के। तो बहुत शुक्रिया, मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। तो जनाब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है स्पेशल हेल्थ टॉक, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौका पर जो अफराद बाज़ का तो ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं उसके क्या नुकसानात हैं और होम्योपैथिक में इनका क्या इलाज मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ आता हूं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा क्या है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले तो ये हमें बताएं, मेरे नाजरीन को बताएं कि ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, सबसे पहले शुक्रिया जी स्पेशल टीवी वालों का जो हमें स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम में मौजूद करते हैं और हमें बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही थी। लोग अवाम इससे मुस्तफ़ीद भी बहुत हो रहे हैं, तो स्पेशल थैंक्स गोज़ टू स्पेशल टीवी। फ़लसफ़ा जी खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फ़लसफ़ा इब्राहीमी फ़लसफ़ा है, सुन्नत इब्राहीमी है। कुर्बानी करनी है, हाँ आपकी इस्तिताअत है तो करें। तो वही फ़लसफ़ा एहसार, कुर्बानी, जज्बा, अपने जज्बात को मारना, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, यही फ़लसफ़ा है। और तरीका वही रखा हुआ है कि जब आप कुर्बानी करें तो उसका जो, क्योंकि अल्लाह ताला को ना उस जानवर का खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, तो मखलूक खुदा की खिदमत है बेसिकली। 3 हिस्से आप करते हैं, कोई भी आप जानवर करें, बड़ा करें छोटा करें, जो भी हिस्सा आएगा उसके, जो जितना भी गोश्त आएगा उसके आप 3 हिस्से करेंगे। एक जाएगा गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक आप खाएंगे या रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ़लसफ़ा तो है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है, डॉक्टर साहब भी शायद एग्री करेंगे, हमारे फ्रीजर्स बड़े होते हैं। डीप फ्रीज़र तो लोग लेते ही इस काम के लिए हैं। तो हम आगे जाके बताएंगे कि ये जो डीप फ्रीज करते हैं ना, फ्रोज़न में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो टेक्निकल बातें हैं, बहरहाल आप प्रोग्राम बढ़ता आगे तो इंशाल्लाह ताला उस पर हम बात करते हैं। तो ये फ़लसफ़ा जी सुन्नत इब्राहीमी को फॉलो करते हैं। मुसलमान अगर इस्तिताअत है तो कुर्बानी करनी ही करनी है, ये फ़र्ज़ नहीं है। थोड़ा सा मैं लोग उधार उठा के कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो कतन ऐसा नहीं है। उधार उठा के आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ठीक है। इसको ये नाज़रीन के लिए बिल्कुल पैगाम है, जो इस्तिताअत रखेगा वो कुर्बानी करेगा। जिस तरह हज है, मतलब हज भी इस्तिताअत पे डिपेंडेंसी है और इसकी भी डिपेंडेंसी इस्तिताअत पे है। जी डॉक्टर जी, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब, ईद उल अज़हा के मौका पे पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं और बहुत सारा गोश्त जो है वो अवाम में तकसीम भी किया जाता है। आप इस पे रोशनी डालें कि ये जो गोश्त है ये किन अफराद में ज़्यादातर तकसीम होना चाहिए। जी डॉक्टर अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा शुक्रिया स्पेशल टीवी का, जो हमें मदद करते हैं और हम आवाम को जो है एक ड्रग पिक्चर्स दिखाते हैं होम्योपैथी की, कि फलां मकसद के लिए क्या मेडिसिन है। बहरहाल आपने जो सवाल किया मैं उसकी तरफ आता हूँ कि ये जो बेसिकली उन लोगों का हक है जो लोग कुर्बानी नहीं करते। आप यकीन कीजिए अशरफ साहब, कई लोग आते हैं, कहते हैं, हम जब क्लिनिक पे आते हैं ना पेशेंट, उनको कहते हैं जी आपने बीफ नहीं खाना, आपने मटन नहीं खाना, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जिस वजह से चल रही होती है हमने मना करना होता है।
तो वो लोग कसम उठा के कहते हैं कि सर हम कुर्बानी के कुर्बानी गोश्त खाते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों ने साल के बाद गोश्त खाना है, गुरबा है, मसाकीन है, और नेबर्स में भी ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करते। आप उन लोगों को ना भूलें और ना भूलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सुन्नत भी है, सवाब भी है, हम सवाब की नीयत से करते हैं। तो ये इस तरीके से कुर्बानी का गोश्त ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक लोगों को पहुंचाना चाहिए, तकसीम करना चाहिए, ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो जाए और जी भर के खाएं तो सही ना सर। कम से कम एक हंडिया तो पकाएं ना, इतना उनको गोश्त दें, ये ना हो कि हड्डियां और एक एक बोटी उनके हाथ में पकड़ाई हो, नहीं। उनको ये हम स्वाब की नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, और जो सुन्नत इब्राहिमी है वो अदा कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर अकील साहब, कुर्बानी का गोश्त कैसे खाया जाए, कैसे पकाया जाए, ये जरा मेरे नाजरीन को बताएं कि क्या इस तरीका इस्तेमाल किया जाए कि वो जूद हजम भी हो। जी देखिए, बहुत एहतियात करनी। एक तो चूंकि हाइजीनिकल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं, मतलब आम रूटीन में बुचर्स की शॉप पे आप देखते हैं कि गोश्त बनता है तो कंटेमिनेटेड पोजीशन में चला जाता है, उसको जरासीम लग सकते हैं, ख़राब चीज़ें लग सकती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी गोश्त पकाएं उसको अच्छी तरह पहले साफ पानी से धो लें। साफ पानी की मैं बात कर रहा हूँ, इवन जो ड्रिंकिंग वाटर है जो आप पीते हैं उससे धोने की कोशिश करें। तो उसके बाद उसको पकाना या उबालना बहुत ज़्यादा है, ताकि अगर उसमें कोई चीज़ रह जाए तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाती हैं। गोश्त आप इस्तेमाल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। मतलब मुझे अगर थोड़ा सा एक चीज़ समझ आ रही कि मेरे जिस्म की बॉडी रिक्वायरमेंट ये है तो उतना ही उसमें से चीज़ें आप लें। मतलब जाहिर है गोश्त में बहुत सारी चीज़ें हैं, आयरन है, प्रोटीन्स वगैरह आपको मिल रहे होते हैं, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको मैं मना तो नहीं कर सकता। कुछ पेशेंट को मना भी करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो तो मना करते हैं। गोश्त मना नहीं है, एक्सेसिवनेस उसकी मन है, ज्यादती मन। जब आप ज्यादती करेंगे तो फिर आपके साथ ज्यादती होगी, और फिर आपके साथ जब ज्यादती होगी तो फिर हमारे क्लिनिक चलेंगे। जब हमारे क्लिनिक पे आप आएंगे तो उसकी हम फीस लेंगे, हमारा तो कारोबार, हम तो इतने बड़े खुश होते हैं, डॉक्टर साहब भी फारग नहीं होते, मैं भी फारग नहीं होता, और शायद आप भी फारग नहीं होते हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस बंदे को है जो एक्सेसिवनेस की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा दिल का मरीज है, कार्डियोवैस्कुलर उसको प्रॉब्लम है, वो दरादर गोश्त खाता जा रहा है, वो ईद पे भी खाना है गोश्त, वो खा तो लेगा, लेकिन जाहिर है उसमें हीम एक मालिक्यूल होता है। हीम ऐसा मालिक्यूल होता है जो गोश्त में, जो गोश्त की रंगत और उसके टेस्ट को, जो आप कहते हैं ना इस जानवर का टेस्ट और इसकी रंगत गोश्त की बड़ी प्यारी, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, ये है, उसके लिए हीम मालिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। वो बड़ी अबंडेंट क्वालिटी में, यानी कि बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह टीएमओ उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये दोनों, टीएमओ केमिकल है और वो मालिक्यूल है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी आर्टरीज को तंग करते हैं। तंग तो नहीं करते, बेसिकली उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहे होते हैं, तो फैट्स बढ़ा रहे होते हैं, तो वो नाली ऑटोमेटिकली तंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब आर्टरीज तंग होगी तो फिर दिल तंग होगा। तो जितना गोश्त खाएंगे हीम आपको, मतलब उसमें से ज़ाहिर है मिलना एक माकूल हद तक तो समझ में आती है, कंट्रोल क्वांटिटी में। इसी तरह टीएम आपको ज़्यादा मिलेगा, तो अल्टीमेटली दिल जाके फिर नाराज होगा, वो कहेगा जी बस काफ़ी हो गया। तो खुदारा गोश्त के साथ सैलड ज़रूर इस्तेमाल करें, वेजिटेबल भी साथ में रखें। सैलड, जो ग्रीन सैलड की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा मुफीद है। बाकी दही वगैरह साथ में चलना चाहिए, लेकिन अगेन अगर आपने किलो 2-2 किलो गोश्त खा जाना है तो भाईजान हमारे क्लिनिक तो फिर आपने बात करनी करना। अदरक और थोम की मिकदार उसमें जरा अदरक और डाल दें, गोश्त पकाते वक्त इवन जीरा भी इसमें आप डाल सकते हैं, टेस्ट भी देगा और आपको मेडिकली फिट भी रखेगा। जूद हजम हो जाएगा। जी, जूद हजम हो जाएगा। जी, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब, आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो कलेजी बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिफड़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसके क्या नुकसान आते हैं? डॉक्टर साहब, कलेजी जो है ना, इसको बड़ा ही नपे तुले तरीके से खाना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमें कलेजी मिल गई और हम खूब खाते ही जाए। उसके नुकसानात ये हैं, जो देखें, किसी को नहीं पता होता कि कोई गॉल ब्लैडर का पेशेंट है। अगर गॉल ब्लैडर का पेशेंट
अगर कलेजी का इस्तेमाल बढ़ा देता है, ज्यादा मिकदार में खा लेता है, तो उसके नुकसान आते हैं। और भी इसके जो नुकसान हैं वो आप मेरे से ज्यादा समझती हैं। बहरहाल नाज़रीन के लिए मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे आपका बढ़ जाता है, जाहिर है उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी फिर आपको। तो फिर इसको बस ये है कि अपना टेस्ट पूरा करें, ये नहीं कि उसको हम बहुत ज्यादा खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा डॉक्टर साहब, वजन बढ़ेगा। obesity और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो है दिल की आर्टरीज जो हैं वो जम जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो अगर इसको कोलेस्ट्रॉल को हमने कम करना है, उसमें भी हम अदरक थोम की मिकदार को बढ़ा के हम इस्तेमाल करें। जैसे जीरे की बात की, जीरा थोड़ा सा डाल लें और उसमें अगर क्या उसको कहती हैं थोम वगैरह इसकी मिकदार गार्लिक या लहसुन, लहसुन को आप थोड़ा सा डालेंगे तो वजूद हजम हो जाएगा। कलेजी में तो हम नहीं डाल सकते ना, वेजिटेबल नहीं डाल सकते, कम से कम गोश्त में तो मेडिसिन डाल सकते, डालें। कई लोग नहीं डालते, मैं तो डलवाता हूँ जी, बहुत अच्छा करते हैं, बनता है, डलवाता हूँ। तो इन चीजों से इत्तेदाल में रह के खाएं कलेजी को भी, खासकर वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट है, उसमें गोश्त भी उन लोगों को बड़े इत्तेदाल से खाना चाहिए जो हार्ट पेशेंट है। कई लोग कहते हैं खाते पीते हम मरेंगे, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये अल्लाह की इमानत है जो हम बैठे हुए हैं, लौट के हमने उसके पास जाना है। लेकिन ये नहीं कि हम खुदकुशी कर ले, तरीके से उसका हम इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर वकील साहब, आप मेरे नाजरीन को ये बताएं कि गोश्त भून के खाना चाहिए, गोश्त फ्राई करके खाना चाहिए, या बेहतर है कि उसमें सब्जियां डाल के पकाया जाए, तो तब उसका क्या फायदा? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बात अभी हो रही थी कि वेजिटेबल्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो बड़ा मतलब ठीक रहेगा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी ये आधी जुबान तक होते हैं। देखिए, आप जब बच्चे को हम कड़वी गोली खिलाते हैं तो क्या करते हैं कि वो गोली कोशिश करते हैं कि पीछे गले की तरफ फेंके और निकल लेता है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जब जुबान पे रखते हैं तो उसको टेस्ट महसूस होता है। तो ये सारी गेमें टेस्ट ही है। आप बारबेक्यू बनाएं, आप कढ़ाई बनाएं, आप उबाल के खाएं, आप उसका सूप बनाएं, कुछ बनाएं, सारी चीजें टेस्ट से रिलेटेड है। लेकिन अगेन टेलिंग यू कि एक कंट्रोल मिकदार में, कंट्रोल क्वांटिटी में वो खाएं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो नेचर का असूल है ना। दिल है तो धड़कने का बहाना ढूंढे, यूं बेहिसो जहां सा क्यों है। तो दिल का बड़ा रिलेशन है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ आपने चलना है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले हीम की मिसाल दी, टीएमओ की आपको मिसाल दी कि उनसे उन एलिमेंट से आपका प्रॉब्लम सेहत का हो सकता है। तो सेहत है, जान है तो जहान है। अच्छा, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। तो ये फिलॉसफी बनाए। खुदारा ठीक है, गोश्त साल में एक दफा मिल रहा है, लेकिन वो गोश्त खा के मरना नहीं है, उसको एज ए टेस्ट लें, जिस तरह मर्जी खाएं, लेकिन कंट्रोल क्वांटिटी में खाएं। और दही का इस्तेमाल करें, जीरा, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें वेजिटेबल के साथ, मिक्स वेजिटेबल, जिस तरह इन्होंने कलेजी वेजिटेबल के बगैर नहीं बनती। मैंने इनसे कहा जी मैं तो उसमें भिंडी भी डाल देता हूँ। आपको एक नया आप ट्राई करें, भिंडी डाल के देखें। बिल्कुल जरूर करेंगे, तो ट्राई करें, आपको मजा भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी ठीक होगा। जी बिलाल सिंधु साहब, आजकल जैसा कि एक रवाज है कि फ्रिजें भर ली जाती हैं और 6-6, 8-8 माह तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये तरीका ठीक है? डॉक्टर साहब, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो फ्रेश मीट का टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। इसमें जो हम टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे ना, वो जिम्स की शक्ल इख्तियार करते जाएंगे जितना पुराना होता, क्योंकि फ्रोजन है ना, जैसे फ्रीज हो जाएगा। देखिए, वो कई लोग नाज़रीन शायद मेरी इस बात पे सवाल उठाएं कि शुमाली इलाका जात में जहाँ पे हर वक्त बर्फानी माहौल होता है, वहाँ के लोग भी तो फ्रीज कर देते हैं ना, उन लोगों की मजबूरी है। हम फ्रिजों में डालने की बजाय क्यों ना किसी मुस्तहिक को दिया दे कि भाई तुम खा। सारा साल हम खाते हैं डॉक्टर साहब, ये नहीं कि नहीं खाते, बगैर गोश्त के हंडिया ही नहीं पकती, लेकिन नहीं, उनका हक है, उनको दें। बेहतर तो ये है फ्रिज को तकसीम किया जाए बजाय कि आप फ्रीजर को भरें। वो मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी।
हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं डॉक्टर साहब जहाँ पे 30% लोग डायबिटिक हैं, ठीक है, 13% लोग जो हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 13% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। उस जैसे मुल्क में फ्रोजन मीट खाना तो बड़ा खतरनाक है। वैसे रिकमेंडेशन इसके में WHO की है कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं खा आपको फ्रीज या फ्रोजन मीट नहीं खाना चाहिए। उसमें नेचुरली वो जर्म्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होते। दूसरा, टेस्ट वो बन ही नहीं सकता। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम आप, वैसे 10 दिन तो वो कहते हैं, लेकिन बात है पाकिस्तान में 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा नहीं है, तो फ्रीजर कितना, मेरे हिसाब से 5-6 दिन से ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज उसमें ऐसे एलिमेंट मतलब डल जाते हैं जो कि सेहत के लिए जहर कातिल हो सकता है। आप एक चीज को बजाय कि फायदा दे आपको नुकसान दे, तो फिर वो मसला। आप देखें ना, क्लिनिक पे रश क्यों पड़ते हैं डॉक्टरों के ईद के तीसरे चौथे दिन। डॉक्टर को आप किसी क्लिनिक में चले जाएं, जो सारा साल नहीं चलता वो ईद के दिनों में बहुत चलता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है उन लोगों को, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ज्यादा गोश्त खाने से, ज्यादा गोश्त खाने से, फ्रोजन गोश्त खाने से मोशन लग जाते हैं। कंटामिनेटेड ईद वाले दिन तो फ्रोजिंग नहीं होता सर, वो तो हो गया अगले दिन, उससे अगले दिन कंटामिनेटेड, मतलब उसमें सारे जर्म शामिल हो जाते हैं, वो बाजू का गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताएं, गोश्त खाने से तो फायदा होना चाहिए, लोग बीमार क्यों होते हैं? ज्यादा खा लेते हैं। वो डॉक्टर साहब क्वांटिटी है ना। देखिए, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, एक गोली है नींद की, एक गोली से अगर नींद आती है तो एक पूरा पत्ता खा जाएंगे तो मौत आएगी। तो ये वाज़ेह मिसाल आपको दे दी है कि वैसे गोश्त का एक असूल है कि एक आम तंदुरुस्त आदमी के लिए 100 ग्राम रोजाना का गोश्त जो है ना, वो उसकी जो जिस्मानी जरूरियात है वो पूरी करता है। 100 ग्राम रोजाना, लेकिन हम लोग 2-2 किलो खा लेते हैं तो उसमें। जी डॉक्टर साहब, अकील साहब, आप मेरे नाजरीन की इल्म में इजाफा करें कि ज्यादा गोश्त खाने से और क्या क्या बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। सर, जो किडनीज के पेशेंट हैं, अब गोश्त में एसिड पाया जाता है। किडनीज के पेशेंट के लिए एसिड जो है वो जहर है, ठीक है। जितना ज्यादा गोश्त खाएंगे उतना ज्यादा एसिड डेवलप होगा, किडनी में जाएगा। किडनी में कोई भी प्रॉब्लम, यूटीआई को आप सफर कर रहे हैं उससे, तो और आपको प्रॉब्लम होगी। यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी डेफिनेटली। और दूसरा ये अपना आजकल जो बच्चियां जल्दी पवर्टी आ रही, बलूगत इलाज से, मतलब उनकी उम्र से पहले 18 साल से पहले जवान बच्चियां, मतलब उन्हें बलूगत आ रही है, आपके पास केसेस आते हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। तो उसकी यही वजह है, ठीक है। मोटापे, लीवर के प्रॉब्लम। अच्छा, ये फैटी लीवर क्या है जी? फैटी लीवर गोश्त चूंकि बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, ओके, एक कंट्रोल क्वांटिटी में, जैसा आपने कहा जी 70 ग्राम 80 ग्राम मैक्सिमम 100 ग्राम ले लें तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है। अगर आप किलो खाएंगे तो क्या होगा? प्रोटीन ज्यादा आप लेंगे, जब ज्यादा लेगा क्या होगा? लीवर क्या करता है? उस पर काम करता है, वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। कितना वो काम कर लेगा? अच्छा, जितना वो काम कर सकता है कर लेता है। उसके अलावा वो फिर फैटी डिपॉजिट्स में चीजें लेके चला जाता है। जब फैटी डिपॉजिट्स होंगी तो वो कहते हैं ना कि जिगर का बढ़ गया है, वो बड़ा जिगरा है जी इसका। मतलब बात की हद तक तो ठीक है, लेकिन बड़ा जिगरा हमारे लिए बीमार आदमी, जिसमें फैटी लीवर। तो ये प्रोटीन की ज्यादती है, वो एक माकूल हद तक उस पर काम करे, उसके बाद वो डिपॉजिट करता है, फैट डिपॉजिट साइड पे होते हैं और जिगर बढ़ जाता है। वो फिर हमारा काम चल रहा है। और जब लोग इस इंतहा तक के मतलब नाबल्द होंगे, कम अकल होंगे, मैं कह रहा हूँ यार मुझे ना, मेरे पास ना हो। अच्छा, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर ज्यादा गोश्त खाने से बीमार हो तो होम्योपैथी की कौन कौन सी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं? जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं और ईद के दिन रात को या अगले दिन और बहुत ज्यादा गोश्त खाया होता है, मैदे में दर्द हो रही होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ होता है, मोशन लगे होते हैं, पेट पकड़ा होता है, और फिर कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, या तो ऊपर बुला ले या ये जो पेट से अंदर है वो निकाल दे। ऐसे नहीं कहते तो, या अल्लाह या जान कर, या पेट खाली कर दे किसी सूरत। तो दवाइयां बताएं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो इसमें होम्योपैथी की कौन कौन सी अद्वियात हैं कि अगर ज्यादा गोश्त खाने से मरीज सफर करें, बीमार हों, तो क्या क्या दवाइयां देते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है होम्योपैथिक में, 4 मेडिसिन ही काफी है। मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे डॉक्टर अकील साहब, माशाल्लाह मुझे भी प्रैक्टिशनर है। नाम बताएं मेरे। मैं बताता हूँ जी। फर्स्ट मेडिसिन जो है नक्सवामी का है, सेकंड मेडिसिन पल्सटीला है, थर्ड मेडिसिन कार्बोवेज है, कार्बो वेजिटेबल, नाजरीन को भी पता चले कि कार्बोवेज या कार्बो वेजिटेबल लेनी क्या लेना है। और तीसरी मेडिसिन जिस वक्त
किसी का पेट खराब हो जाता है तो फूड पॉइजनिंग में आ जाता है, उसको फिर हम आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में 2-3 डोजें देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो डॉक्टर जाएगा। साहब कहते हैं ना जहर को जहर मारता है, ये भी अपने नाज़रीन के लिए बता दें जी। कि आर्सेनिक एल्बम है क्या है। हाँ जी, तो जहर को जहर से मारने वाली बात है। बेशक बेशक। जी, तो नाजरीन आप देख रहे थे ईद उल अजहा के मौका पर गोश्त की ज्यादती और बीमारियां, मैदे की बीमारियां और उनका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज। तो अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी, तो नाजरीन वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। अभी हमारा टॉपिक होगा सनस्ट्रोक। जैसा कि आजकल सख्त गर्मी का मौसम है और दर्जा हरारत 48 और 47 और 50 तक पहुँच रहा है। सख्त गर्मी और लू चल रही है। हम इससे कैसे बचें और इसकी वजह से, सनस्ट्रोक की वजह से अगर हम बीमार होते हैं तो होम्योपैथी में उसका क्या इलाज है। मैं अपने पैनल की तरफ आता हूँ। मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब, आप बताएं ये सनस्ट्रोक क्या है, ये कैसे होता है और इस पे रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब, जो इंसानी जिस्म है ये बेसिकली को 70-80% पानी पे मुश्तमिल कॉन्सिस्ट करता है। अच्छा, होता क्या है, सनस्ट्रोक जब इंतहा की गर्मी हो, कोई नंगे सर धूप में मतलब अगर गुजर रहा है या जा रहा है, या उसने काम किया, कोई मजदूर है या दिहाड़ीबाज है, तो उन बेचारों को इनका जो बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें 98.6 तक हो तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में आता है। अगर 99 पे जाए तो हम उसको फीवर का नाम देते हैं। इसी तरह यही टेम्परेचर अगर 104 फ़ारेनहाइट से क्रॉस कर जाए या 104 को छू जाए तो हम उसको सनस्ट्रोक कहते हैं। होता क्या है, जिसम में पानी की कमी हो जाती है। अगर हम इसको सेंटीग्रेड्स में बात करें 37 नॉर्मल कहलाता है और 40 तक ये चलता है। जैसे 40 क्रॉस करेगा तो ये सनस्ट्रोक की उसमें आ जाएगा। इसमें होता है कि जिसम में पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, क्योंकि 70-80% आपका है ही पानी, ब्लड, एंजाइम्स और ये सारा कुछ पानी पे ही। तो ब्लड जमना शुरू होता है, उसमें जाहिर प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है। आपके बॉडी के अज़ा काम करना मसल्स को जो मतलब एनर्जी जानी है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो पोजीशन जब वो नमकियात या वो पानी या वो जो लिक्विड खत्म होगा तो उसमें पोजीशन ये आएगी, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। मतलब बेहोश हो सकता है, कोमा में इवन जा सकता है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसके साथ हो सकती है। दिमाग काम करना छोड़ दिमाग काम करना, बिल्कुल आपकी बात सही है, छोड़ सकता है। तो कोशिश करें, आजकल सीजन मतलब बड़ा पाकिस्तान में बड़ा टॉप है, स्पेशली ये पंजाब के शहर हैं, मुल्तान, लाहौर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बलोचिस्तान, बिल्कुल ये काफ़ी गर्म है। तो जब भी आप कोशिश करें तो धूप में ना निकलें। लेकिन चूंकि मतलब जाहिर है गमे रोज़गार कहता है ना कि इतना ना याद आके तो जो भूल जाए हम, तो गमे रोज़गार का भी हिसाब रखना है। कोशिश करें सर को ढांप पे कोई कैप, कोई रुमाल, कोई ऐसी चीज़ रखें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और लिक्विड लें। आधे घंटे के वक्फे से, घंटे के वक्फे से लिक्विड बोतल रखें, उसको सिप लगाते हैं ताकि पानी की कमी और नमकियात की कमी समय ना हो। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरथीमिया। इसको अगर हम मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें, हाइपर मतलब ये अगर सनस्ट्रोक ऊपर चला जाए आपके जिस्म का बॉडी टेम्परेचर, तो हाइपरथीमिया कहलाता है। और अगर नीचे चला जाए, नीचे जाना भी खतरनाक है, तो हाइपोथीमिया थर्मिया कहलाता है वो। तो कोशिश करें कि इससे बचत ही रहे और एहतियात इसमें वाहिदा, और लिक्विड का बेतहाशा इस्तेमाल करें। नींबू पानी भी इसमें ज्यादातर बेहतर है। नींबू पानी, जितने भी आर्टिफिशियल बेसिकली लिक्विड है, जैसे पेप्सी, कोक, सॉरी मैं ब्रांड के नाम ले रहा हूँ, इस किस्म की बोतलें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकें। मकसद है कि लिक्विड आजकल लेके रखना। जी डॉक्टर बिलाल संधू साहब, इसकी और क्या क्या एहतियाती तदबीर हैं, इसको जरा थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर साहब, आजकल ये सीजन स्टार्ट है, ये तकरीबन हमारे पास पेशेंट आजकल यही आ रहे हैं
होता सनस्ट्रोक है उन लोगों क्या को बताते हैं उन लोगों हिफाजती इकदाम हाँ के जी, तौर पे? हिफाजती इकदामात उसके डॉक्टर साहब ये हैं कि अपने सर को कवर करें, अपनी ये जो गर्दन है बैक साइड पे नेक को कवर करें, क्योंकि जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो नेक से स्टार्ट लेती है, तो इस चीज को अच्छे तरीके से कवर करके निकलना चाहिए। ताकि हीट कम से कम हीट आपकी कम बॉडी से पे कम हमारे अटैक बॉडी करे। में दाखिल हो। जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं, कपड़े भी बड़ा काउंट करते हैं। कलरफुल कपड़े ना पहने, वाइट कपड़े आप पहनेंगे तो आपको सनस्ट्रोक कम होगा। तो ये एहतियाती हैं। और पानी की बोतल बाहर निकले, मजबूरी है, निकलना भी तो है ना। जैसा कि डॉक्टर एक साहब, दिन में कम से कम कितने लीटर पानी जो है वो डॉक्टर साहब एक पिया जाए? दिन में जो है वो कह सकती हैं कि 3 आप लीटर कम वैसे। 3 लीटर 4 लीटर 5 जितना पिया जाता है वही कम है, क्योंकि आपको पता पसीने के रास्ते सारा खारिज हो जाता है, नमकियात की शक्ल में सारा पानी खारिज हो जाता है। आप निकले साथ पानी लेके निकले, खत्म हो और पानी पकड़े, क्योंकि ये जो है गर्मी ऐसी है कि इसको आम नॉर्मली नहीं लेना चाहिए पेशेंट को, और बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अपने सर को ढांपें, अच्छे तरीके से ढांप के निकलें। हमारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते, खासकर हमारी नौजवान नस्ल हाँ जी, सीरियस नहीं लेते। हमें बचाना है अपने बच्चों को खास तौर पे, बच्चों को। और अपने बुजुर्गों को। बिल्कुल उनको कमोबेश सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान बिल्कुल घर से ना निकलने दें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बिल्कुल। और ताकि ये सनस्ट्रोक से बचे रहें, क्योंकि बच्चों पे भी जल्दी इफेक्ट होता है और बूढ़ों पे भी। बुजुर्गों पे भी वाइटल फोर्स कम होती है, उन पे भी सनस्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है और ज्यादा सीरियस हो सकते हैं इससे। लिहाजा इनको खास तौर पे बच्चों को और बड़ों बुजुर्गों को, एहतियात 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर में जाता रहना मतलब चाहिए। हम जैसे लोगों को घर ही रहना और चाहिए। नौजवान नस्ल जो बाहर जाती है, जिनके अंदर वाइटल फोर्स ज्यादा है, कुव्वत बर्दाश्त भी ज्यादा है, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। सर पे कैप नहीं रखती न्यू जनरेशन, बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है, बाइक पे जा रहे हैं, सर पे है ही कुछ नहीं। मुझे देखते हुए दुख होता है कि ये कल का पाकिस्तान है हमारा, ये बच्चे पाकिस्तान है। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो पाकिस्तान का ख्याल खुद ब खुद आएगा लोगों को। तो हम तो इनको राह रास्त पे लेके आने की कोशिश करेंगे, समझाते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा सर पे कैप लो, हेलमेट लो। लोग हेलमेट यूज नहीं करते। मैं कहता हूँ हेलमेट जैसी अच्छी चीज ही कोई नहीं है। आप हेलमेट यूज करते हैं, आपका सारा जो अंदर सर पे पसीना आता है, सर ठंडा रहता है आपको सनस्ट्रोक होने का। लेकिन फिर भी अगर आप हेलमेट ले तो बैक पे कोई जरूर एक कपड़ा, जैसे पुराने जमाने में, अभी भी गांव में लोग देखें, वो लोग ऐसे कपड़ा डाल के फिरते हैं। उसकी वजूहत ये है कि उन लोगों को पता है कि यहाँ से हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, सनस्ट्रोक हो सकता है, और फिर बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बच्चे बात नहीं मानते जी, कैप लें, हेलमेट लें, ऐसे बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, इससे बचे तो उसे, लेकिन बच्चे बात नहीं मानते ना। बात क्यों नहीं मानते कि आदम की औलाद है ना, हज़रत आदम की औलाद है कि मतलब हमारी जिबलत में है कि हमने बात नहीं मानती जिस चीज ठीक है, तो कहना वो जिल्लत है, जिबलत है बिल्कुल, कि हम बात नहीं मानते कि इसी जिद पे तो हम जन्नत छोड़ आए थे ना। वही करेंगे जो हमारे जी में आएगा, इसी जिद पे तो जन्नत छोड़ आए थे। तो ये मामला है। बहरहाल एहतियात इसमें सबसे बढ़ के लिक्विड, जी आपने बिल्कुल हर तरह से इस्तेमाल करने हैं, और खुदा न खास्ता कोई कम्प्लिकेशन हो जाए तो किसी अच्छे होम्योपैथ से अपने गली में कुछ ज्यादा इसमें मेडिकेशन। नींबू पानी इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा, जैसे गल्फ वगैरह, वहां पे जो लेबर काम कर रही होती है ना, यकीन करें गिर रही होती है गर्मी से। और मैंने इस चीज पे एक्सपेरिमेंट भी किया था उन लोगों के पास जाके, और उनके कुछ इंजीनियर थे वो जो उन लोगों को लीमू, बड़ा वाला लीमू होता था, वो 4-4 लीमू देते थे कि आप यूज करो, पानी में डाल के यूज करो ताकि सनस्ट्रोक से बचा जा सके। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को लीमू पानी पिलाएं, लिक्विड जितना भी हो। तो डॉक्टर वकील साहब, सनस्ट्रोक जिन लोगों को हो जाता है
उनको और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इससे? सर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोमा में जा सकते हैं, वो अपना बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, अमवात भी हो जाती है, अमवात बहुत डेफिनेटली सारी। उसका रेट बहुत ज्यादा है, चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द फटने वाला हो सकता है, मतलब बुखार हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन सबसे पहले तो आपने लिक्विड्स कोई ना कोई लेने। अच्छा, लिक्विड्स का ये मतलब नहीं कि आपने पानी ही लेना है, आप चाय ले लें वो लिक्विड है, ठीक है, नींबू पानी ले लें वो लिक्विड है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली बोतल ले लें वो लिक्विड है। फौरन कोशिश करें कि लिक्विड मतलब उसको दे, पेशेंट को मुंह से दे, मुंह से लेने की कैपेसिटी में नहीं है तो वो गीला रुमाल उसके सर पे रखें, को पाँव पे रखें, ताकि उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की जरूरत हो, तो ताकि हाइपरथर्मिया बहुत हाई लेवल पे ना चला जाए और जिसम में पानी की कमी जैसे ही होगी, खुदा न खास्ता। अब हैजे में क्या होता है, जब क्या और हैजा आपको होता है जिसमें में पानी की कमी होती है और खुदा न खास्ता बुजुर्गों और ज्यादा बच्चों में होता है तो मौत की उसमें शरह बहुत ज्यादा है। हम कभी भी रिस्क नहीं लेते, कभी भी कोई बुजुर्ग हैजा या क्या के साथ हमारे पास आता है या बच्चा आता है तो हम फौरन से पहले उसके नमकियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ये फैटल है, ये इसको बहुत सीरियस है। मैं बाज़ मजाक में बात कर जाता हूँ लेकिन ये मजाक में बात करने वाली नहीं है। फौरन से पहले उसकी लिक्विड अगर वो ले सकता है औरल तो दैट इज मोर देन नथिंग, अगर नहीं तो आर्टिफिशियल तरीके से कुछ ना कुछ उसको दें और इमरजेंसी में किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं, किसी नज़दीकी क्लिनिक पे ले जाएं ताकि उसकी वो मैनेजमेंट की जा सके। इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। ये बाज़ औक़ात हार्ट अटैक से भी ज़्यादा मौलिक और ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बॉडी में रिक्वायरमेंट ही 70-80% लिक्विड की है, तो वो नहीं होगी तो क्या करेंगे आप। जी, तो डॉक्टर साहब बिलाल संधू साहब, इसमें बताएं कि और क्या क्या बीमारी इसमें आ सकती है और इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब, बीमारियां तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सारी, वकील साहब ने बता दी कि ये मामलात हो सकते हैं। तो बस यही है कि हम लोग अमवात से बचें। सबसे खतरनाक बीमारी यही है कि अमवात हो सकती हैं, क्या आनी शुरू हो जाएगी, सर फटना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर एकदम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको 104 तक उसका फीवर भी जा सकता है, कभी चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा, कभी चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा। तो क्योंकि बॉडी के जरासीम जो सारे जो एंजाइम है वो निकल जाते हैं पसीने के जरिए। आपने लिक्विड का ही इस्तेमाल हम करेंगे तो बचेंगे इससे। तो और सर को ढांप के निकलें, और इसकी सर एहतियात और कोई भी नहीं है, यही एहतियात है। बच्चे अपने बड़ों की बात माने और बड़ों को भी चाहिए अपने बच्चों को। जी डॉक्टर वकील साहब, इसमें अक्सर देखने में और सुनने में आया है कि धूप में से लोग आते हैं और आते ही ठंडा यख पानी पीते हैं और साथ ही उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये गाइड करें, रहनुमाई करें कि बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात जो हैं उनके क्या नुकसान आता है? जी, ठंडे मशरूबात के बहुत सारे नुकसान आता है। एकदम से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही मिसाल है, जब आप किसी एसी से गाड़ी से निकलते हैं और धूप में चले जाते तो आपको फौरन बॉडी है रिएक्ट कर जाती है, उसके डेफिनेटली रिएक्शन होता है। तो कोशिश करें कि मतलब वैसे ओवरऑल मैं बता दूं, चाइनीज फिलॉसफी की आप बात करें या ये जो देवाई ममालिक हैं जैसा अपना थाईलैंड वगैरह हैं, इनमें ये लोग ठंडा पानी नहीं पीते। चाइनीज में ये लोग ठंडा पानी नहीं पीते, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं और इवन बाज़ एरियाज में तो बाकायदा वो गर्म करके थोड़ा सा उसको पीते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और एकदम लिक्विड भी नहीं लेना चाहिए, आप सिप बाई सिप लें। ठंडा पानी पीने से सबसे पहले तो आपका गला उसमें लगेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिवेट कर जाता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ है, इंटरनल कुछ है। ऊपर से आपने वो जो ये ऐसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन गर्म होता है तो आप उसमें बर्फ का पानी डालेंगे तो वो सीज मार जाएगा। अब अगर लोगों ने गाड़ियां रखी तो वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कि जब गाड़ी का इंजन ओवरफ्लो करता है, ओवर हीट होता है, तो हम कभी भी उस पर ठंडा पानी नहीं डालते। कोशिश करते हैं कि ताज़ा पानी लेके उसको ठंडा करने की कोशिश करें। एकदम ठंडा पानी डालेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा और आपका वो जो गाड़ी का इंजन है वो सीज हो जाएगा। सेम विद बॉडी, कि बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है, खुदा ना खास्ता खतरनाक हो। सबसे पहले गला लगेगा, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जी, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब, सनस्ट्रोक ये किस किस महीने में ज्यादातर एहतियात और बचाव की जरूरत है इसमें? डॉक्टर साहब, ये लू के महीने, हाँ जी, लू के महीने, ये मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने इसके बहुत अहम होती हैं। पाकिस्तान की बात, अगस्त सितंबर भी पाकिस्तान आ जाता है।
अगस्त सितंबर में मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा एहतियात है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने एहतियात कर लें। अगर जुलाई में भी मसलन गर्मी बढ़ती है तो उसमें भी एहतियात करें। मौसम में आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो यही है इसमें। जी, तो डॉक्टर वकील साहब, सनस्ट्रोक में अद्वियात, जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं, उनका क्या किरदार है? मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को और स्टूडेंट्स को हमेशा मुखातिब करता हूँ, और पेशेंट, जाहिर है पेशेंट को दवाई तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कभी भी बगैर किसी कंसल्टेशन के या कंसल्टेंट के दवाई आप लोगों ने नहीं लेनी। बिल्कुल, ये एक फिजिशियन जानता है कि आपको क्या दवाई देनी है। मैं दवाइयाँ बता देता हूँ, नॉर्मली मैं बताता नहीं, लेकिन इसमें जो टॉप मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन, ग्लूनाइन कहलाती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और आजकल पेशेंट मेरे क्लिनिक पे कोई भी आता है, सबसे पहले मैं वो दे देता हूँ। किन किन अलामात में ग्लूनाइन यूज होती है? अलामात तो यही है जी कि जब सनस्ट्रोक, आपका सर दर्द, भारी सर दर्द हो रहा है, सर आपका बहुत भारी हो रहा है, ठीक है, आपको कोमा वाली पोजीशन में जा रहे हैं, आप मदहोशी में जा रहे हैं, और एकदम आपको सारा सिलसिला, मतलब नमकियात की कमी हो गई। नमकियात की कमी के हवाले से जब आप बिल्कुल विजिबल हो जाए कि नमकियात की कमी हो गई हुई है, तो नेट्रम म्योर क्या है? ये नमक से बनने वाली दवाई, सोडियम क्लोराइड है, तो वो नमकियात को फौरन से पहले पूरा करती है, तो उसको कंसीडर करें। और एक और दवाई है इसमें, बेलाडोना थ्रॉपिंग, जब सर फटने को आ रहा हो, बोझ हो बहुत ज्यादा, और पेशेंट परेशानी क्या है, मेरा सर फट गया, ऐसे पकड़ के कहता है जी मेरा सर फट रहा है, आप यकीन करें हम 2-3 ड्रॉप बेलाडोना के देते हैं, और उसी वक्त पेशेंट विद इन 5 मिनट उसकी मैनेजमेंट होती है। उसके बाद उसको लिक्विड्स वगैरह और उसको मतलब को मशरूब पेश करते हैं या पानी पेश करते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतियात से, इस मेडिकेशन के बाद आधे घंटे में, घंटे में पेशेंट की मैनेजमेंट हो जाती है। और बात यही है कि एहतियात सबसे ज़रूरी है। मेडिसिन तो हर थेरेपी में कोई ना कोई, हकीम साहब के पास जाएंगे तो वो अपनी थेरेपी में कोई ना कोई मेडिसिन दे देगा, ठीक है। इस तरह से एलोपैथ के पास जाएंगे तो वो ड्रिप स्ट्रिप और इस तरीके से अपने नमकियात पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप बीमार हो क्यों रहे हैं, आप प्रिवेंटिव एक्शंस की तरफ जाएं ना, बजाय इसके कि आप पोस्ट उसमें बीमारी के वाले उसमें जाएं। तो आप प्रिवेंट करें, मतलब पहले ही उसका बंदोबस्त कर लें। तो 2-4 घंटे की मतलब मैनेजमेंट है, 11, 11:30 या 12 के बाद से लेके 3:30 तक, इसमें एहतियात करें। आप करें धूप में काम, ठीक, सफर भी करें, सर पे कपड़ा रखें, टोपी रखें, हेलमेट रखें, कवर रखें, कोई ऐसा मसला नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास जो मरीज आते हैं, आप उनका जो सनस्ट्रोक के खास तौर पे आ रहे हैं, क्या आजकल यही ज्यादातर मरीज आ रहे हैं? और अगर मरीज आते हैं तो आप उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? आप कौन सी अद्वियात से ट्रीटमेंट करते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकील साहब ने अभी तीनों मेडिसिन बता दी हैं, हम चौथी मेडिसिन इसके अलावा नहीं देते। सबसे पहले ग्लूनाइन, दूसरी मेडिसिन हमारी बेलाडोना, अगर सर दर्द, सर टेम्परेचर है। मेरे पास जो केसेस आए ना, बुखार नहीं उतर रहा जी, 8-8 दिन हो गए, 10-10 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा। और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? उनको क्या आनी शुरू हो जाती है, वॉमिट शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दिल घबराना शुरू हो जाता है, गिर रही होती हैं, बेहोशी भी होती है, उठा के भी लेके आती हैं। आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, उनको 1 डोज ग्लूनाइन की आप दे दें, विद इन फ्यू मिनट्स वो उठ के बैठ जाते हैं। लेनी डॉक्टर से, हाँ जी, लेनी डॉक्टर से खुद ब खुद आप ना लीजिएगा। बात कर, इसकी ताकत का भी मसला हो सकता है, हाँ जी, इसकी पोटेंशियल कहलाती है कि ये कौन सी पोटेंशियल में देनी। हो सकता है हमने किसी को 30 पोटेंसी देनी हो, क्योंकि हमारे सामने पेशेंट है। हो सकता है हमने 200 देनी हो सकता है हमने 1 ml देनी हो। ये नहीं कि आप घरों में ला के रख लें, ये मेडिसिन नुकसान भी दे सकती है। क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जी बिल्कुल उसके पास जाना चाहिए, और वो जो रिकमेंड करे वो उससे मेडिसिन आप लें। क्या होम्योपैथी सनस्ट्रोक के तमाम मरीजों पे पूरा इफेक्ट करती है? जी 100%, बहुत अच्छा इफेक्टिव इसका सिलसिला है जी, 100% काम करती है। और मेडिसिन यही 3 है, मेडिसिन तो हो सकता है 10-12 और निकल आए, लेकिन ये जो सरे 10 अलामात है, इनमें ये तीनों मेडिसिन काम करती हैं। इनमें से कोई एक मेडिसिन आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला पेशेंट उसी वक्त ठीक होगा, विद इन हाफ आवर। ये हमारे आजकल रोज की प्रैक्टिस है। तो ये जो मेडिसिन है, ये टॉप ग्रेड में हमने सामने रखी होती है। जैसे पेशेंट, स्पेशली नेट्रम म्योर की अगर बात करें, नमकियात का सिलसिला, तो ये बिल्कुल जाके बिल्कुल हिट करती है। ये ऐसे ही है जैसे पेशेंट को आपने 4 ड्रिपें लगा दी।
हम पब्लिक को कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो होम्योपैथिक की तरफ आए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा के तो देखें। हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरी मेडिसिन ही नहीं खाते, और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथिक की तरफ आए। इंशाअल्लाह ताला जादुई असर होगा इनमें, अगर कोई डॉक्टर हो आगे बैठा हुआ। ये नहीं कि न्यू क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, या काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, पीएससी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको पता ही नहीं है, आप उसके पास चले जाते तो बदनामी तो होम्योपैथिक की होती है ना। आप आए, पहले उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, सारे अवेजा होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको होम्योपैथिक बताएगी कि होम्योपैथी है क्या। जी सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो जी, तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा सनसेट रोग और होम्योपैथी। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में सनसेट रोग का मुकम्मल शाफी इलाज मौजूद है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से अपील करता हूं कि आप भी आएँ और होम्योपैथिक डॉक्टर बने। होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इमराज का शाफी इलाज मौजूद है। अपने फीडबैक के लिए ज़रूर हमारे चैनल पर रब्ता कीजिएगा, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपना, अपने ख़ानदान का, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई उन्वान के साथ, एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मैं अपने पैनल का और डॉक्टर अकील जावेद साहब का, डॉक्टर बिलाल संधू साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।